हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस जेईई मेंस 2025 के क्वेश्चंस ऑन प्रोबेबिलिटी. Probability is another very interesting and important chapter, and according to me it is again a very scoring chapter. 12th क्लास की अगर प्रोबेबिलिटी की हम बात करें, क्वेश्चंस हमें बहुत मिलेंगे एंड उसमें ज़्यादा कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का इन डेप्थ की भी हमें ज़रूरत रेयर ही पड़ती है, तो उन क्वेश्चंस को बहुत इजीली अटेम्प्ट किया जा सकता है. एंड 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी के लिए आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को अपना स्ट्रेंथ बनाना होगा. देन दैट पार्ट आल्सो यू आर गोइंग टू फाइंड वेरी इजी. एंड ये एक प्योरली कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है. लैंग्वेज मैटर करता है. अगर एक एक वर्ड को आप अच्छे से समझ के करते हैं प्रॉब्लम नहीं आ सकती. बट द ओनली थिंग इज कंप्लीट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिफोर यू डू प्रोबेबिलिटी. ठीक है, अब क्वेश्चंस करके देखते हैं. फर्स्ट वन, it says if A and B are two events such that P of A is 0.7, P of B is 0.4, P of A intersection B complement is this. वैसे A intersection B complement का मतलब होता है P of A minus B and that is P of A minus P of A intersection B. ये सब हमने किया हुआ है, बहुत सारा प्रैक्टिस भी किया हुआ है, डायरेक्टली लिख सकते हैं. तो अगर आप चाहो, क्योंकि इसका वैल्यू आपके पास है 0.5, ये है 0.7, ये हम फाइंड कर सकते हैं. तो P of A इंटरसेक्शन B की अगर आपको जरूरत पड़े तो यू कैन फाइंड लाइक दिस. तो हमने ये फाइंड कर लिया, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज लेंगे. ठीक है, जो हमें फाइंड करना है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज B इंटरसेक्शन A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट अपॉन probability of A union B complement. Perfect. अब इसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कर लेते हैं या वेन डायग्राम से भी इसे कर सकते हो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो. मैं डिस्ट्रीब्यूट करते हुए कर रही हूँ. सो B इंटरसेक्शन को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी. सो B इंटरसेक्शन A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज B intersection A union B intersection B complement. बच्चा B में है, B में नहीं है, दोनों का साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस तो हो नहीं सकता. सो दिस इज ए नल सेट. नल सेट का यूनियन किसी भी सेट के साथ लेंगे तो वही सेट रह जाएगा जो कि B इंटरसेक्शन A है. हम उसे A इंटरसेक्शन B भी कह सकते हैं. तो न्यूमरेटर में आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, जो हमने पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है. तो ये आ गया 0.2. अब डिनोमिनेटर को देखें, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, जैसे आप यूनियन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं. ठीक, सो P ऑफ A इज 0.7, P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट, B की प्रोबेबिलिटी 0.4 है तो B कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 0.6 आ गया. एंड A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन ने हमें डायरेक्टली दिया हुआ है, दैट इज 0.5. सो दिस इज 0.2 अपॉन 0.8. सिंप्लीफाई होके 1/4 इट इज. है ना, सिंपल सा क्वेश्चन. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. इट सेज ए बैग कंटेन्स 19 अनबायस्ड कॉइन्स. अनबायस्ड मतलब बायस नहीं है उसमें कुछ भी. हेड एंड टेल आने का प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल, दे आर इक्वली लाइकली, उसे हम कहते हैं अनबायस्ड कॉइन. एंड वन कॉइन विथ हेड ऑन बोथ साइड्स. एक बायस्ड कॉइन है, उसमें हेड ही है दोनों तरफ. एंड 19 सच अनबायस्ड कॉइन्स आर देयर. वन कॉइन ड्रॉन एट रैंडम इज टॉस्ड एंड हेड टर्न्स अप. इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कॉइन वाज अनबायस्ड इज दिस. तो स्ट्रेट अवे बेस प्रोबेबिलिटी का सिचुएशन है. इट सेज एक बैग है जिसमें 20 कॉइन्स है एंड एक कॉइन हमने पिक किया. वो अनबायस्ड भी हो सकता है और वो बायस्ड भी हो सकता है, राइट. एंड इट सेज हमने उसे टॉस किया तो हेड टर्न्स अप. ठीक, अभी इनकी इंडिविजुअल जो ब्रांचेस है उनकी प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं. 20 कॉइन्स में से 19 are अनबायस्ड. तो अगर हम एक कॉइन को पिक करते हैं वो अनबायस्ड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी 19/20 है और बायस्ड की 1/20 है. गिवन दैट वी हैव पिक्ड
an unbiased coin, probability of getting a head is 1/2. अगर हमने biased coin को choose किया तो दोनों तरफ head ही है, तो probability of getting a head is 1. Now question says that given that a head has turned up, the probability that the drawn coin was unbiased. इसका मतलब इस ब्रांच की प्रोबेबिलिटी को हमें वे करना है विथ रिस्पेक्ट टू टोटल. सो 19/20 इंटू 1/2 अपॉन 19/20 इंटू 1/2 प्लस 1/20 इंटू 1. राइट, इसे हम कर देते हैं 2/40 एंड ये दोनों कंबाइन होके हमें देते हैं 21/40 एंड ये है 19/40. 40 कैंसिल हो गया तो 19/21. अब क्वेश्चन फर्दर इट सेज ये दोनों को प्राइम होना चाहिए जो ऑलरेडी है. देन m/n, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इज व्हाट. ये m है, ये n है. तो क्वेश्चन इज आस्किंग अस 21 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर. अगर आप स्क्वायर लेके करना चाहें यू कैन गो अहेड. और दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर चाहिए तो n प्लस m इंटू n माइनस m कर लेते हैं. तो n प्लस m इज 40 एंड n माइनस m इज 2. सो आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 80. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट ए रैंडम वेरिएबल x टेक वैल्यूज 0, 1, 2 and 3 with probability of x is equal to 0, probability of x as 1, both are equal and that is equal to p. एंड ये दोनों प्रोबेबिलिटी भी इक्वल है और उसका हमें पता नहीं है तो हम उसे k लैम्डा कुछ भी कंसीडर कर लेते हैं. देन एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर वो होता है xi स्क्वायर इंटू पी आई समेशन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x, दैट मीन्स xi pi का समेशन. देन वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट? परफेक्ट. अब हमें ये क्लियर है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये 4 वैल्यूज पॉसिबल है रैंडम वेरिएबल के लिए, तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी शुड बी 1. सो p ऑफ x इज इक्वल टू 0 दैट इज p, x इज इक्वल टू 1 इज p, x इज इक्वल टू 2 इज k, x इज इक्वल टू 3 इज k एंड ऑल पॉसिबिलिटीज आर 0 to 3. तो इन सब का प्रोबेबिलिटीज का जो सम आना चाहिए 1 आना चाहिए. तो 2p प्लस 2k इज 1. सो p प्लस k इज इक्वल टू 1/2. राइट, 2 अननोन है, एक इक्वेशन तो हमें मिल गया और क्वेश्चन ने हमसे जो पूछा है उसके लिए बस हमें p के वैल्यू की ही रिक्वायरमेंट है. ठीक है, अब हम इस पे आते हैं. xi स्क्वायर पी आई, अगर हम इस तरह से टेबल बना के करना चाहें तो हम कर सकते हैं. x p पॉसिबिलिटीज आर 0, 1, 2, 3 एंड प्रोबेबिलिटीज आर p, p, k, ठीक. सो xi स्क्वायर पी आई की अगर हम बात करें दैट इज 0, p, 4k, 9k, इन सबको ऐड कर देते हैं. दैट कम्स आउट टू बी p प्लस 13k इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ xi pi. xi pi ऐसे ओरली करते हैं 0, p, 2k, 3k. सो p प्लस 5k. तो यहाँ 2p है, इधर p है, इस तरफ हम शिफ्ट कर देते हैं p को. ठीक है, इस p को हमने इधर शिफ्ट किया और इधर है 10k, इधर है 13k. 10k को इधर शिफ्ट कर रहे, सो 13k माइनस 10k इट इज 3k. तो p एंड k में हमारे पास 2 इक्वेशन अवेलेबल है. अब हम p के जगह पे 3k इसमें पुट कर देते हैं. सो p as 3k, 4k is 1/2, k is 1/8. हमसे क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ p पूछा है, तो p फॉर अस इज 3/8. तो 8p आ जाएगा as 3 minus 1. आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 2. ठीक है, नेक्स्ट. It says the probability of forming 12 persons committee from 4 engineers, 2 doctors and 10 professors containing at least 3 engineers and at least 1 doctor. और हमें मेंबर कितने सिलेक्ट करना है? 12 persons.
करेक्ट। तो 3 इंजीनियर 1 डॉक्टर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो एक काम करते हैं 12 मेंबर का सिलेक्शन हमें करना है, तो क्या क्या पॉसिबल केसेस होंगे वो हम देख लेते हैं। तो अगर हम बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं 3 and 1 लेते हैं तो टोटल हमें 12 चाहिए, 4 दैट वी हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड, सो 8 मोर। अगर मैं इसे एक इंक्रीज कर दूं और इसे 1 ही रखूं तो 5 मेंबर्स वी हैव सिलेक्टेड, 7 मोर दैट वी वांट। अब 4 से ज्यादा की पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं, 4 इंजीनियर्स ही है हमारे पास। अब मैं चलती हूँ, इसको लेते हैं 3 और इसे एक इंक्रीज कर देते हैं 2। Then 5 members we have already selected, 7 more that we want. अब अगर मैं इसे further एक increase कर दूं, इसको 2 ही रखूं, then in that case 6 members we have already chosen, 6 more that we want. क्या इसके आगे और कोई possibility है? क्योंकि 4 maximum ले सकते हैं, 2 maximum ले सकते हैं, जो हमने already consider कर लिया है। तो इसके अलावा और कोई केस की possibility है नहीं। अब क्वेश्चन कह रहा है probability of forming a 12 member कमेटी। तो सबसे पहले फेवरेबल केसेस को देख लेते हैं। 4C3, 4 में से 3 मेंबर का सिलेक्शन, दैट इज 4। 2C1 दैट इज 2। 10C8, 10 into 9 by 2 which is 45। इसे कैलकुलेट भी कर लेते हैं, दिस इज 90, 360। सो हियर 4C4 that is 1, 2C1 that is 2, 10C7 which is 10C3, यहाँ पे सेपरेटली कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड दिस इज 3 फैक्टोरियल, 3 into 2, 3 हुआ कैंसिल, 2 हुआ कैंसिल, तो ये आया 2 into 120 दैट इज 240। अब नेक्स्ट केस को देखें, 4C3 जो कि है 4, 2C2 का वैल्यू है 1, 10C7 का वैल्यू है 120। अभी अभी हमने ये कैलकुलेट तो किया हुआ ही है, सो इट कम्स आउट टू बी 480। नेक्स्ट केस 4C4 दैट इज 1, 2C2 दैट इज 1, 10C6 का वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, 10 into 9 into 8 into 7 अपॉन 4 into 3 into 2 into 1, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, सो आंसर डायरेक्टली 210। इन्हें सम अप कर लेते हैं, हमारे पास टोटल फेवरेबल केसेस आ जाएंगे, सो इट इज 19, 5, 6, 10, 12, 1290। अब टोटल अगर हम बात करें देन इट इज 16 members are there in total and we are selecting any 12, so ये आ जाएगा 16 into 15 into 14 into 13 upon 4 into 3 into 2, so ये हुआ 8 cancelled, 2, 3 cancelled, 5, so all what we are left with यहीं पे लिख लेते हैं और यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 into 2 is 10 and we have 14 into 13, ठीक, 10 हो गया कैंसिल। अब कोई स्कोप है नहीं कैंसलेशन का, सो 129 इन द न्यूमरेटर। 14 into 13 की अगर हम बात करें तो वो है 182, राइट, सो दिस इज आवर आंसर, परफेक्ट। नेक्स्ट, इसमें थोड़ा सा हमें केस बनाने में जितना टाइम गया बस उतना ही, ओके, नॉट मच। It says a card from a pack of 52 cards is lost. From the remaining 51 cards, n cards are drawn and are found to be spades. If the probability of the lost card to be a spade is 11 by 50, then n is equal to what? ये क्वेश्चन कुछ नया नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस हम बहुत डिस्कस करते हैं। So, from a pack of 52 cards, one card is lost and spade related discussion हो रहा है। So let us consider the lost card is a spade card, the lost card is non-spade, okay? Then it says n cards are drawn and all are spades, so n spades are drawn. If the probability of the lost card to be spade is, मतलब हमें इस ब्रांच को वे करना है with respect to total, ठीक? तो सबसे पहले 52 कार्ड्स में स्पेड कार्ड्स are 13, so उन 13 में से कोई एक we have lost, so 13 by 52 which is 1 by 4, non spade मतलब 39 by 52 which is 3 by 4, and अगर हमने एक स्पेड को खो दिया है तो अब हमारे पास पैक में 12 स्पेड्स आर देयर आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 51 कार्ड्स, n कार्ड्स दैट वी आर ड्रॉइंग एंड ऑल आर स्पेड्स, मतलब 12 CN अपॉन
51cn is the probability, right? Now given that a non-spade card is lost, that means in our pack we have 13 spades out of 51 in total, right? So 13 में से कोई n का selection हो रहा है and 51cn, right? अब इसकी probability spade is lost, उसकी probability, उस branch की probability with respect to total, it says is 11 by 50, then solve for n. So it is 1 by 4 into 12cn 51cn upon 1 by 4 into 12cn 51cn plus 3 by 4 into 13cn upon 51cn. 51cn और 4 को हम कर देते हैं कैंसिल. क्वेश्चन ने कहा दिस इज 11 by 50, तो रेसिप्रोकल लेके 50 by 11 इज इक्वल टू 12cn अपॉन 12cn. इस 12cn को हम दोनों के साथ डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. सो इट इज 1 एंड देन 3 टाइम्स ऑफ 13cn अपॉन 12cn. डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ. अदरवाइज आप फैक्टोरियल में कन्वर्ट करते हुए सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हैं. ठीक, इस 1 को हम इधर शिफ्ट करते हैं तो 39 अपॉन 11 इज इक्वल टू 3 इंटू 13 विच इज 39 अपॉन 13 माइनस ये हुआ कैंसिल. सो वैल्यू ऑफ n इज 2. ठीक है, नेक्स्ट it says all 5 letter words are made using all the letters A, B, C, D, E and arranged in an English dictionary with serial numbers. Let word at serial number n be denoted by Wn. Let the probability of Wn, probability of the word at nth position of choosing that word, satisfy this. Okay, n is greater than 1. दैट मीन्स अगर हम n की जगह पे 2 रखते हैं तो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ p वर्ड एट द फर्स्ट पोजीशन. तो क्लियर है ये जीपी में होंगे विथ ए कॉमन रेशियो ऑफ, जीपी में कौन होंगे, pw1 pw2 pw3 एंड सो ऑन. दे आर इन जीपी विथ ए कॉमन रेशियो ऑफ 2. परफेक्ट. तो अब क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि P ऑफ C D B E A, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड एट nth पोजीशन है, राइट? वो जीपी में बनाते हैं. तो सबसे पहला चीज हमें ये पता लगाना होगा कि इसका रैंक क्या है, ये वर्ड किस पोजीशन पे आता है, राइट? देन सेकेंड थिंग इज ये जीपी में है विथ ए कॉमन रेशियो ऑफ 2, दैट इज फाइन. बट जीपी पे वर्क करने के लिए फर्स्ट टर्म की भी हमें जरूरत पड़ेगी, राइट? ताकि जब हम इसका रैंक पता कर पाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी लिखने के लिए इस पर्टिकुलर जीपी का हमें nth टर्म लिखना होगा, राइट? अगर वो nth पोजीशन पे आ रहा है तभी तो फिर विल बी एबल टू प्रोसीड फर्दर, राइट? तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए लेट मी कंसीडर द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस टू बी a. कॉमन रेशियो ऑलरेडी 2 है, तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज हमें पता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी शुड बी 1 एंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट वी हैव 5 लेटर्स आर देयर. सभी को ही इट इज मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स. तो क्लियर हो जाता है 5 लेटर्स आर देयर और 5 लेटर वर्ड बनाना है, सभी को यूज करना है, तो रिपीटेशन तो यहाँ आना नहीं है. तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आर 5 फैक्टोरियल, दे आर 120. सो PW1 विच इज A, कॉमन रेशियो R इज इक्वल टू 2 है, सो 2A 2 स्क्वेयर A. इस तरह से हमारे पास 120 टर्म्स आर देयर और इन सब का जो सम है दैट इज 1 और इस जीपी का सम है a इंटू 2 पावर 120 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1. 2 माइनस 1 तो 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज 1. तो a का वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाता है, राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं, इस वर्ड का हम रैंक फाइंड करते हैं. तो उसके लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर A B C D E, राइट? हमें C से स्टार्टिंग चाहिए, तो उसके लिए हमें A वाले वर्ड्स एंड B वाले वर्ड्स को स्किप करना होगा और दोनों के पास 4 फैक्टोरियल वर्ड्स होंगे. तो 2 इंटू 4 फैक्टोरियल वर्ड्स हमें स्किप करना होगा, तब हम C कैटेगरी में एंटर करेंगे. उसके बाद हमें नेक्स्ट D चाहिए, उसके लिए हमें A एंड B कैटेगरी को स्किप करना होगा, दोनों के पास 3 फैक्टोरियल वर्ड्स होंगे.
ये हो गया स्किप, डी सेक्शन पे हम एंटर कर जाते हैं। उसके बाद अब हमें बी चाहिए, बी के लिए हमें ए कैटेगरी को स्किप करना होगा और ए से स्टार्टिंग हमारे पास 2 फैक्टल वर्ड्स होंगे, उन्हें आप स्किप करेंगे तो बी कैटेगरी में हम एंटर कर जाएंगे। उसके बाद ए ई वर्ड पहला पोजीशन पे आएगा, फिर ई ए आएगा और हमें ई ए ही चाहिए, इसका मतलब +2। ये हो गया इस वर्ड का रैंक। इसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 24 इंटू 2 48, 48 प्लस 2 इट इज 50 और ये है 14, सो 64, राइट। तो इस पर्टिकुलर जीपी का 64th टर्म अगर हम लिखें, दैट इज ए का वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास 1/2 पावर 120 माइनस 1 ए इंटू आर पावर n-1, राइट। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। नाउ इट सेज अगर हम इसे ऐसे प्रेजेंट करते हैं तो अल्फा एंड बीटा के वैल्यूज बताओ, तो अल्फा है 63, बीटा है 120, अल्फा प्लस बीटा दैट द क्वेश्चन इज आस्किंग अस दैट इज 183, ठीक है। नेक्स्ट, if the probability that the random variable x takes values given by ये 3 पावर माइनस एक्स है, ध्यान देना, ठीक है। देन एंड साथ में ये भी मेंशन है एक्स वैल्यू है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, k is a constant, then probability of x greater than or equal to 3 is equal to what, okay। तो सबसे पहले हम इसे एक बार देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी k का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1 लेके k को सॉल्व करना है, और इस टाइप के क्वेश्चन कुछ नए नहीं है हमारे लिए। सो p ऑफ x इज इक्वल टू 0, इट इज x के पे 0 हम पुट कर रहे हैं, सो इट इज k 3 पावर माइनस एक्स। 3 पावर माइनस एक्स इज नथिंग बट हम कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे अपने काम को, सो 1/3 पावर x, ठीक। सो 1/3 को अगर आप चाहो तो अभी के लिए आप a कंसिडर कर सकते हो, और अगर आप ऐसे ही लिखना चाहो तो यू कैन राइट। आई डोंट लाइक सीइंग दिस फ्रैक्शनल टर्म, सो बेटर है कि हम उसे a ले लेते हैं, और a का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है ही। सो दिस कम्स आउट टू बी a पावर 0, x का वैल्यू हमने 0 लिया है, तो ये रह गया k। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, ये आएगा x इज 1, सो 2k a, and probability of x is equal to 2, it is 3k a square, right। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज की अगर हम बात करें तो k आ गया कॉमन, 1 प्लस 2a प्लस 3a स्क्वायर, ये kgp है, इनफाइनाइट agp, इसका वैल्यू में याद रखने के लिए कहती हूँ, तो हमें याद है हम इसे डायरेक्टली लिखेंगे 1 माइनस a का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। a का वैल्यू 1/3 है, तो 1 माइनस a हुआ 2/3, उसको स्क्वायर करेंगे देन इट इज 4/9, क्रॉस करेंगे तो वैल्यू ऑफ k दैट वी हैव गॉट इज 4/9। k का वैल्यू तो हमें मिल गया। नाउ द क्वेश्चन सेज प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, तो इसे फाइंड करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप सम अप कर लें प्रोबेबिलिटीज को जो हमें चाहिए, या तो आप सब्ट्रैक्ट कर दें जो हमें नहीं चाहिए। दोनों तरह से आप कर सकते हो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। लेट मी डू इट सब्ट्रैक्शन से तो सभी करते हैं, मैं समिंग अप से आपको करके बताती हूँ। सो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 की अगर हम बात करें, इसका जनरल टर्म तो आपके पास ऑलरेडी है ही, और k का वैल्यू हमारे पास है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 दैट विल बी 4k। k हम कॉमन ही ले लेते हैं, वैल्यू ऑलरेडी है, वैल्यू लिखना चाहें आप ऐसे लिखते हैं। सो इट इज 4, a का भी वैल्यू हमारे पास है a क्यूब, देन 5 a पावर 4 एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट agp है, जस्ट दैट जो पहला टर्म है वो 4a क्यूब है। और इस तरह के agp पे वर्क करने का एक ब्यूटीफुल तरीका जो मैंने आपको बताया था वो था डिफरेंशिएशन ऑफ ए gp। अगर आप इसे देखें तो ये डेरिवेटिव है a पावर 4 का, ये a पावर 5 का एंड सो ऑन, और इसका वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है a/1 माइनस r, राइट। अब अगर हम इसे दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू a, then in that case this will give us 4a cube, 5a power 4 and so on, right।
दिस इज इन जनरल फॉर एवरी ए, क्योंकि इनफाइनाइट जीपी पे आप वर्क कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है -1 से 1 के बीच में कोई भी ए है तो उसके लिए ये चीज वैलिड है। डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर, मल्टीप्लाई विद द डिनोमिनेटर, माइनस डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a पावर 4 अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। परफेक्ट। तो इसका वैल्यू अब हमें मिल जाता है जैसे हम a के जगह पे 1/3 पुट करते हैं। तो इसे मैं एक तरह से सिंप्लीफाई करते हुए ही लिखना चाहूंगी। तो इसमें से मैं a क्यूब को ले लेती हूँ कॉमन, सो आई एम लेफ्ट विथ 4 माइनस 4a प्लस a, सो माइनस 3a अपॉन 1 माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक, अब a की जगह पे 1/3 हम पुट कर देते हैं तो ये पूरा आ जाएगा 4 माइनस 1 दैट इज 3 एंड a क्यूब दैट इज 1/27 एंड 1 माइनस a इज 2/3, उसको स्क्वायर करेंगे तो 4/9 एंड वैल्यू ये भी है साथ में जो कि है 4/9, ये हुआ कैंसिल, ये हुआ कैंसिल एंड वी आर लेफ्ट विथ 1/9। ठीक है, तो थोड़ा बहुत राइटिंग इन्वॉल्व हो सकता है जब भी इस तरह से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन आता है, तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी से हम कांस्टेंट टर्म को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हियर it says 3 distinct numbers are selected randomly from the set this if the probability that the selected numbers are in GP are in increasing GP is this, then m plus n is equal to what। देखो इस क्वेश्चन में एक फ्लॉ है। जो एनटीए ने आंसर दिया है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कॉमन रेशियो को एक नेचुरल नंबर ट्रीट करते हुए कैलकुलेट किया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि कॉमन रेशियो एक नेचुरल नंबर ही होगा। राइट, जब मैं अभी केसेस बनाऊंगी ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोनों तरह से देख लो कि क्वेश्चन हमारे सामने दोनों तरह से ही आ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर कॉमन रेशियो एक नेचुरल नंबर है देन इन दैट केस हाउ डू वी हैंडल। तो उसके लिए लेट मी कंसीडर a ar square to be the 3 terms। r is a natural number, a is also in this particular set, मतलब 1 से 40 के बीच में होना चाहिए एंड इनफैक्ट नॉट जस्ट a, सारे के सारे टर्म्स a ar square तीनों ही टर्म 1 से 40 के इंटरवल में होना चाहिए और ये इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो अंडरस्टूड है r वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, r का वैल्यू 1 हम ले नहीं सकते क्योंकि तीनों के तीनों टर्म जो है डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए। r अगर 1 हो जाएगा तो तीनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये होना चाहिए। अब इन सब में जो सबसे बड़ा है वो तो ये है। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन इज सेइंग ए आर स्क्वायर जो है वो लेस देन और इक्वल टू 40 जरूर होना चाहिए। तो बिगिन करते हैं। a अगर हम 1 कंसीडर करते हैं देन इन दैट केस a इज इक्वल टू 1। इन दैट केस a की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया तो आर स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 40। तो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 40 मतलब r का वैल्यू 2 हो सकता है, 1 तो हम लेंगे नहीं, उस केस में तीनों टर्म इक्वल हो जाएंगे। 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। दैट्स इट। सो 1 2 3 4 5, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 5 आर पॉसिबल, इसका मतलब 5 पॉसिबिलिटी होगा जिससे हम इन 3 टर्म का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक, अब अगर मैं a का वैल्यू कंसीडर करती हूँ टू बी द नेक्स्ट वैल्यू विच इज 2, तो इन दैट केस मैं यहाँ पे a की जगह पे 2 पुट कर देती हूँ। तो आर स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 20। इसका मतलब r कैन बी 2 3 और 4। राइट, इन्हीं का जो स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू 20 होगा, 5 का स्क्वायर तो उसे क्रॉस कर देगा। तो पॉसिबिलिटीज हमें कितनी मिल पाई, 3 सच पॉसिबिलिटीज। इसी तरह से अगर हम कंटिन्यू करें ना, a इज 3, हमने a की जगह पे यहाँ पे 3 पुट कर दिया तो आर स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 40/3। 40/3 अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली 13 पॉइंट समथिंग है। तो 2 एंड 3 r का वैल्यू सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी रह जाता है। सो a इज इक्वल टू 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने यहाँ 4 पुट किया तो आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10। सो r के पॉसिबिलिटीज है 2 एंड 3, 2 पॉसिबिलिटीज। a इज इक्वल टू 5 के लिए हमने a की जगह पे 5 पुट किया, आर स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 8। दैट मीन्स r वैल्यूज सिर्फ a की पॉसिबिलिटी है, दैट इज 2। a इज इक्वल टू 6 अगर हम कंसीडर करते हैं then in that case 6 से ये डिवाइड हुआ, so r square is less than or equal to 40/6 and r is equal to 2 will be the only possibility there।
तो अगेन 1, ए का वैल्यू हमने फर्दर एक और इंक्रीज कर दिया, तो ये हुआ 7 मल्टीप्लाइड विथ आर स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू 40, आर स्क्वेयर इज लेस देन और इक्वल टू 5 पॉइंट समथिंग, तो फिर से ए की पॉसिबिलिटी है, और a इज इक्वल टू 8 अगर हम कंसिडर करते हैं तो आर स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 5, तो वंस अगेन r के लिए a की पॉसिबिलिटी है, a इज इक्वल टू 9। आप इसे भी रूल आउट कर सकते हैं कि इस तरह से हम a को कहाँ तक लेंगे, तो उसके लिए स्मार्टली देखो, दो चीजों का प्रोडक्ट है, मैक्सिमम 40 जा सकता है, तो a का मैक्सिमम लेने के लिए हमें r का लिस्ट लेना होगा, और r का लिस्ट वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 स्क्वेयर 4, मतलब a लेस देन इक्वल टू 10, 10 से बड़ा आप लोगे नहीं, तो a इज इक्वल टू 9 अगर हम लेते हैं तो आर स्क्वेयर इज लेस देन और इक्वल टू 4 पॉइंट समथिंग, सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज r इज 2। a इज इक्वल टू 10 अगर हम कंसिडर करते हैं तो आर स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 4, सो इट इज 1, राइट। तो ये हो गया हमारे पास नेचुरल नंबर्स के जितने भी पॉसिबिलिटी हम क्रिएट कर सकते हैं। सम अप करके देखते हैं, सो इट इज 5 प्लस 3 प्लस 2, it is 10, then 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, right? So it is 18 favorable cases out of a total of 40C3, which is 40 into 39 into 38. 3 factorial here, so 3 into 2. 2 को कर देते हैं कैंसिल, 20 रह गया, 2 को फर्दर कर दिया कैंसिल, तो यहाँ रह गया 10, यहाँ से 3 को कर देते हैं कैंसिल, रह गया 13, और कोई सिंप्लीफिकेशन का तो यहाँ स्कोप नहीं है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 38 इंटू 13, तो ये आ गया आज 10 and 0. Question says m plus n is what? So 4949. Right, this is our answer according to NTA, अगर हम कॉमन रेशियो को एक नेचुरल नंबर ट्रीट करते हैं, नॉट अदरवाइज, ठीक। और अदरवाइज जो एक्चुअली ये क्वेश्चन मीन कर रहा है ना, उसकी बात अगर हम करें, दैट इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मुझे 3 नंबर इस सेट के चाहिए, ठीक है, एंड दे मस्ट बी इन जीपी, एंड वी नो ए बी सी जीपी में बनने के लिए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी, करेक्ट है। तो मैं ए को सिलेक्ट कर लेती हूँ 1 by 1 एंड दे मस्ट फुलफिल दिस पर्टिकुलर कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग हम बी एंड सी के बारे में डिसीजन लेंगे। तो हम ए एंड सी के लिए ना टेबल फ्रेम कर लेते हैं, ए सी। ए अगर हम 1 लेते हैं, सी शुड बी ए परफेक्ट स्क्वायर, सी क्योंकि ए हमने 1 लिया है तो सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। और जो C होना चाहिए 1 से 40 में होना चाहिए, C हम 1 ले नहीं सकते क्योंकि ABC हमें डिस्टिंक्ट चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर दैट मीन्स 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर नहीं हो सकता, वो 1 से 40 में नहीं होगा, राइट। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली हमें बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा, तो बी तो इन बिटवीन ए एंड सी कुछ ना कुछ तो हमें मिल ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि बी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, तो ए एंड सी के बीच में तो आएगा ही, ठीक। एंड ध्यान रखना हमें इंक्रीजिंग जीपी भी चाहिए, मतलब टर्म्स जो है ए बी सी, बी तो हमेशा ए एंड सी के बीच में ही आएगा, बस ए शुड बी स्मॉलर देन सी, बस इतना सा ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अगर हम नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं टू बी 2, इन दैट केस बी स्क्वेयर शुड बी 2 टाइम्स ऑफ सी, ठीक। तो सी आपको इस तरह से लेना होगा कि 2 टाइम्स ऑफ दिस शुड बी ए परफेक्ट स्क्वेयर। तो थोड़ा सा अगर आप अटेंशन दे तो क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वेयर तो होना चाहिए, लेकिन साथ में एक 2 जरूर होना चाहिए ताकि ये दोनों कंबाइन होकर एक परफेक्ट स्क्वेयर क्रिएट कर दें, राइट। तो 2 टाइम्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वेयर, सी का वैल्यू इस तरह का होना चाहिए, तो 2 टाइम्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वेयर, इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ 2 स्क्वेयर, 2 टाइम्स ऑफ 3 स्क्वेयर, 2 टाइम्स ऑफ 4 स्क्वेयर हम ले सकते हैं, 32 जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 5 स्क्वेयर तो हम नहीं ले पाएंगे, दैट विल बिकम 50, क्योंकि सी का जो भी वैल्यू आना चाहिए इस इंटरवल में आना चाहिए, ठीक। अब लेते हैं नेक्स्ट वैल्यू टू बी 3, अब हमें चाहिए 3 टाइम्स ऑफ सी, तो क्लियर हो जाता है सी के पास एक 3 जरूर होना चाहिए और बाकी जो कुछ भी हो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, राइट। तो परफेक्ट स्क्वायर की लिस्ट तो हमारे पास है जो 1 से 40 में कभी आ सकता है, बस 3 टाइम्स करने के बाद भी
जो वैल्यू क्रिएट हो दैट शुड बी विद इन द इंटरवल 1 to 40, करेक्ट। तो 3 टाइम्स ऑफ 2 स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 1 से 40 में आता है। 3 टाइम्स ऑफ 3 स्क्वायर भी आता है। 3 टाइम्स ऑफ 4 स्क्वायर उस इंटरवल में नहीं आता, तो उसे हम कंसिडर नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट वैल्यू इफ आई कंसिडर टू बी 4, जो कि अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब सी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर आ जाए चलेगा, है ना, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, हमें ये परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, सो सी कैन बी एनी परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन सी को आप 2 स्क्वायर तो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ए एंड सी हमें डिफरेंट चाहिए। तो बिगिन करेंगे 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखें, इफ आई कंसिडर इट टू बी 5, इन दैट केस 5 ये ए का वैल्यू है एंड ए सी एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, मतलब सी शुड बी 5 टाइम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर की लिस्ट है हमारे पास, तो 5 इंटू 2 स्क्वायर हो सकता है, 5 इंटू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, ये 40 को एक्सीड कर देगा, राइट। सो इट्स द ओनली पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट अगर हम 6 कंसिडर करते हैं, अब आप ये सोच रहे होगी कि हम कहाँ तक इस तरह से काउंट करेंगे, वो चीज अभी क्लियर हो जाएगा, जस्ट होल्ड ऑन। 6 है, ये है 2 एंड 3, इसका मतलब अगर हम ये एक परफेक्ट स्क्वायर चाहते हैं, एक 2 और एक 3 है, तो इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए सी जो कुछ भी आना चाहिए उसके पास 2 एंड 3 एक एक जरूर होना चाहिए, उसके अलावा बाकी सब परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। सो 6 टाइम्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर इस टाइप का सी हमें चाहिए। तो हमारे पास ये है परफेक्ट स्क्वायर का लिस्ट। तो 6 टाइम्स करने के बाद भी 1 से 40 के इंटरवल में वो आए, उसके लिए 6 इंटू 2 स्क्वायर इज फेवरेबल। 6 इंटू 3 स्क्वायर बिल्कुल नहीं है, दैट विल क्रॉस 40, राइट। तो हमारे लिए वो फेवरेबल नहीं होगा। अब अगर हम नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं टू बी 7, तो ये 7 है, 7 इंटू सी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो सी शुड बी 7 टाइम्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर, तभी वो 7 इस 7 के साथ मिलकर एक परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट कर पाएगा। तो अगर आप देखें इस लिस्ट में से 7 इंटू 2 स्क्वायर, दिस इज फाइन, ये 1 से 40 के इंटरवल में आता है, लेकिन 7 इंटू 3 स्क्वायर नहीं। अब आगे बढ़ते हैं 8 मतलब 2 क्यूब, तो ये ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो सी आना चाहिए वो 2 टाइम्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। तो 2 टाइम्स ऑफ दिस, इस लिस्ट को अगर आप देखें तो 2 टाइम्स ऑफ 2 स्क्वायर इज फाइन, 2 टाइम्स ऑफ 3 स्क्वायर इज फाइन, 2 टाइम्स ऑफ 4 स्क्वायर इज फाइन, बस 2 टाइम्स ऑफ 5 स्क्वायर हम नहीं ले पाएंगे। 8 हो गया। 9 जो कि अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब सी का वैल्यू हम इस लिस्ट में से, परफेक्ट स्क्वायर की लिस्ट में से कुछ भी ले सकते हैं, बस इतना सा ध्यान रखें कि सी शुड बी लार्जर कंपेयर टू ए, राइट। इंक्रीजिंग फॉर्म में हमें वो टर्म्स चाहिए। तो सी की पॉसिबिलिटीज की अगर हम बात करें, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर लेंगे, लेकिन 2 स्क्वायर नहीं लेंगे, 3 स्क्वायर नहीं लेंगे, तो 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, राइट। नाउ इफ आई कंसीडर इट टू बी 10, देन इन दैट केस ये 2 इंटू 5 होगा, है ना। तो जो सी का वैल्यू होना चाहिए उसमें भी एक 2 एक 5 जरूर होना चाहिए, बाकी सब कुछ परफेक्ट स्क्वायर में आए, मतलब सी शुड बी 10 टाइम्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। तो उसके लिए एक ही पॉसिबिलिटी वर्क करेगा, दैट इज 10 इंटू 2 स्क्वायर, डन। अब आगे का काम आप देखना, जैसे 11 है, 11 है तो सी मस्ट बी 11 टाइम्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। इन परफेक्ट स्क्वायर्स को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई भी ऐसा नहीं है जो 1 से 40 में आएगा, राइट। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं बनेगा। बाय दैट कोई भी प्राइम नंबर आप लेते हैं 11 के बाद, 13 ले लो, 17, 19, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सी हैज टू बी, जैसे 17 की बात करें तो 17 टाइम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। तो बच्चा 10 से बड़ा कोई भी नंबर, कोई भी प्राइम नंबर जब इन नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो सारे 40 से बड़े ही होंगे। तो ए एज प्राइम नंबर हियर ऑनवर्ड्स हमें कोई और पॉसिबिलिटी तो नहीं मिल पाएगा। अब अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करें तो इन दैट केस ये देखो, लेट्स टेक 12 है, 2 स्क्वायर इंटू 3, ये ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक, ये 3 है, दैट मीन्स सी शुड बी 3 टाइम्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। अब इस लिस्ट को आप ध्यान दो, 3 टाइम्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर मतलब 3 इंटू 2 स्क्वायर जो कि 12 है, और हमें दोनों सेम नहीं चाहिए तो वो तो हम कंसिडर करेंगे नहीं। तो 3 टाइम्स ऑफ 3 स्क्वायर ले सकते हैं। 3 टाइम्स ऑफ 4 स्क्वायर 40 को क्रॉस कर देगा, वो हम ले नहीं पाएंगे। द ओनली पॉसिबिलिटी इज दिस।
अब देख रहे हो कि आप ये रिड्यूस होता हुआ जा रहा है, तो कहाँ तक हम इसे ले सकते हैं, कहाँ तक ये केसेस क्रिएट होंगे, उसके लिए देखें। इसीलिए एनटीए ने ये क्वेश्चन नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से हमें काउंट करना पड़ेगा। 13 तो प्राइम नंबर हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। 14 की अगर हम बात करें तो 2 इंटू 7 है, इसका मतलब जो सी होना चाहिए वो 2 एंड 7 जरूर होना चाहिए एक बार उसमें, बाकी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 14 इंटू ए परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 14 इंटू दिस नंबर्स अगर आप करते हैं तो कोई भी नंबर 40 के विद इन तो आता नहीं है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी हमें कुछ नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट इज 15। 15 इज अगेन 3 इंटू 5, तो जो सी होना चाहिए दैट शुड बी 15 टाइम्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। फिर से पॉसिबल ही नहीं है, 15 नहीं हो सकता। 16 अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब अगर हम कोई भी यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर कंसिडर करते हैं जो कि 16 से बड़ा हो बस, राइट, तो हमारा काम चल जाएगा। तो 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर, ठीक। अब 16 इज डन। 17 प्राइम नंबर हम नहीं ले सकते। 18 क्या है, 3 स्क्वायर इंटू 2 है, राइट, तो ये ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो सी हमें 2 टाइम्स पे परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, और जो कुछ भी ले वो 18 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 टाइम्स ऑफ 4 स्क्वायर, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, राइट। 18 हो गया। 19 हम कंसिडर करेंगे नहीं। 20 की अगर हम बात करें तो 20 इज 2 स्क्वायर इंटू 5, राइट, तो हमें 5 टाइम्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, और वो भी 20 से बड़ा होना चाहिए, जिसकी कोई पॉसिबिलिटी यहाँ है ही नहीं कि 5 टाइम्स ऑफ 2 स्क्वायर करेंगे तो वो 20 है, वो हमें लेना नहीं है। 5 टाइम्स ऑफ 3 स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 40 को क्रॉस कर देता है, तो 20 के कॉरेस्पॉन्डिंग तो हमें कुछ मिला नहीं। अब इसके आगे के केसेस तो हम ओरली कर सकते हैं। 21 मतलब 3 इंटू 7, तो सी हैज टू बी 21 टाइम्स ए परफेक्ट स्क्वायर, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 22 की अगर हम बात करें तो 2 इंटू 11 है, तो 22 टाइम्स से परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, सी का वैल्यू पॉसिबल नहीं है। 23 प्राइम नंबर ऑलरेडी रूल्ड आउट। 24 है क्या, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 6, राइट। इसका मतलब सी शुड बी 6 टाइम्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर, एंड इस लिस्ट में अगर हम देखें 6 टाइम्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर, द ओनली पॉसिबिलिटी इज 6 इंटू 2 स्क्वायर, और वो आ जाएगा 24। ए एंड सी तो इक्वल हो नहीं सकते, तो वो भी रूल्ड आउट है। अब नेक्स्ट वैल्यू इफ आई कंसिडर 25, जो अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर है तो आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं, बट वो 25 से बड़ा ही होना चाहिए। तो सी की पॉसिबिलिटी हमें मिलेगी टू बी 6 स्क्वायर, राइट, एक पॉसिबिलिटी। नाउ इफ आई कंसिडर टू बी 26, तो इन दैट केस सी शुड बी 26 टाइम्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर, पॉसिबल नहीं है। 27 अगर हम लेते हैं तो ये है 3 स्क्वायर इंटू 3, राइट, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो सी शुड बी 3 टाइम्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर, एंड जो कि 27 से बड़ा होना चाहिए। तो 3 टाइम्स ऑफ दिस करेंगे तो 27 से छोटा है, ये इक्वल है। इसे अगर हम करते हैं तो वो क्रॉस कर जाता है 40 को। तो बाय दैट अगर मैं यहाँ पे कंक्लूड करूं तो आप देखो, अगर कोई भी नंबर आपके पास फर्दर आता है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और प्राइम नंबर भी नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए तो कुछ पॉसिबिलिटी मिलेगा ही नहीं, परफेक्ट स्क्वायर के लिए मिलेगा, उसका डिस्कशन हम करेंगे। लेकिन ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है और प्राइम भी नहीं है, तो इन दैट केस हो सकता है उसमें कोई परफेक्ट स्क्वायर एक हिस्सा उसका हो और बाकी कुछ बचे। अगर मैं इसका मिनिमम भी 2 कंसिडर कर लेती हूँ ना, तो 2 टाइम्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर हमें सी चाहिए, मिनिमम पॉसिबिलिटी की बात कर रही हूँ, जो कि 27 से बड़ा होना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट 27 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो 27 ले लो, 28 ले लो, जो भी है। तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे एंड वी वांट 27 से बड़ा एंड 40 से छोटा, तो आप देखो हमें कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी मिल ही नहीं पाएगी। इसका मतलब हियर ऑनवर्ड्स आप प्राइम नंबर्स के लिए सर्च नहीं करेंगे, कंपोजिट नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसके लिए भी सर्च नहीं करेंगे, ठीक। अब 25 तक हम कर चुके हैं। परफेक्ट स्क्वायर 40 के अंदर नेक्स्ट आता है 36। अगर हम इसे 36 लेते हैं, मतलब ए को 36 लेते हैं, सो सी कैन बी एनी परफेक्ट स्क्वायर बट इट शुडंट बी 36, तो हमारे पास कोई चॉइस है ही नहीं, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी हमें कुछ नहीं मिला। यहाँ पे बच्चा इस केस को ध्यान देना, ये 8 है, ये भी 8 है, ये फेवरेबल नहीं है, ठीक है, इसे हटा दें। तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है, ये नहीं लेना है कि सेम वैल्यू आ जाए। अब टोटल पॉसिबिलिटीज देख लो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, right? 28,
एंड टोटल है हमारे पास 40C3, 40, 39, 38 एंड 3 into 2, 3 हुआ कैंसिल 13, 2 हुआ कैंसिल 19, यहाँ से 4 को करते हैं कैंसिल, सो इट इज 7। अब ये हमारे लिए m, ये है n, सम अप करके आंसर देते हैं। ये एक्चुअल क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसका मीनिंग ये है, ठीक है। इसको करने में बहुत टाइम जाता है, तो what exactly NTA wanted to give is the common ratio is a natural number, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, it says 3 identical bags are there is containing 10 balls whose colors are as given: bag 1, bag 2, bag 3. A person chooses a bag at random and takes out a ball. If the ball is red, the probability that it is from bag 1 is P. If it is green, the probability that it is from bag 3 is Q. Okay. So situation कुछ इस तरह से है, 3 bags are there, तीनों के पास 10 balls are there. They are identical bags, लेकिन probability के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता. Probability of choosing any bag is 1/3. And then it says a person chooses a bag at random and draws a ball from it. If the ball is red, अगर तो ये red है, then probability that it is drawn from bag 1. Okay, तो bag 1 के पास red ball है 3 out of a total of 10. bag 2 के पास red ball है 4 out of 10 and bag 3 के पास है 5 out of 10. क्वेश्चन ने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इट फ्रॉम बैग 1, मतलब इस ब्रांच का विथ रिस्पेक्ट टू टोटल, विच इज 1/3 इंटू 3/10 अपॉन 1/3 इंटू 3/10. तो इस तरह के सिचुएशन में 1/3 सभी के साथ आएगा तो हम लिखते ही नहीं है, राइट. 1/3 को लिखने की जरूरत नहीं है. एंड द थर्ड पार्ट हियर इज 1/3 इंटू 5/10. अब डिनोमिनेटर से 30 को आप पूरी तरह से कैंसिल कर दे, सभी के पास है वो. सो दिस कम्स आउट टू बी 3/12 विच इज 1/4. तो P का वैल्यू हमारे पास आ गया टू बी 1/4. एंड देन इट सेज इफ द बॉल इज ग्रीन, अगर तो ये ग्रीन है, इफ दिस इज ग्रीन, देन इन दैट केस प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 3, बैग 3 को हमें वे करना है, तो सबसे पहले ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी को लिस्ट डाउन कर लेते हैं. दिस इज 5/10, दिस इज 3/10 एंड दिस इज 4/10. तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/3 इंटू 5/10 प्लस 1/3 इंटू 3/10 प्लस 1/3 इंटू 4/10 इन द डिनोमिनेटर, एंड न्यूमरेटर में होगा 1/3 इंटू 4/10. तो डिनोमिनेटर से 30 को हम कैंसिल कर देते हैं. So all what we are left with is 5 plus 3 plus 4, और ये हमें देता है 4/12 and that is 1/3. तो Q का वैल्यू है 1/3, P का वैल्यू ये है. क्वेश्चन says 1/P plus 1/Q is what? So 4 plus 3 and it is 7. ठीक है. नेक्स्ट it says bag 1 contains 4 white balls, 5 black balls. Bag 2 contains n white balls and 3 black balls. 1 ball is drawn randomly from bag 1 and transferred to bag 2. ऐसे questions भी हम बहुत करते हैं. A ball is then drawn from bag 2. If the probability that the ball drawn is white, then इसको हम इस तरह से ट्री डायग्राम से ही करेंगे. सबसे पहले बैग 1 जिसके पास 4 white and 5 black balls है. एक बॉल इसमें से ड्रॉ हुआ है, दैट कुड बी व्हाइट, दैट कुड बी ब्लैक. तो व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी ये है, ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी ये है. अगर वो व्हाइट है तो बैग 2 में हमने ड्रॉप किया और बैग 2 में एक व्हाइट बॉल एंट्री किया, सो n+1 व्हाइट हो जाएगा उसके पास एंड 3 ब्लैक, राइट. और इस केस में n व्हाइट एंड 4 ब्लैक. अब इट्स इज बैग 2 से हमने एक व्हाइट बॉल को ड्रॉ किया, ठीक है. व्हाइट इज ड्रॉन. probability says is this, तो value of n क्या आएगा? Okay, so a white ball is drawn from this content, probability is n+1 upon n+4 और यहाँ पे है n upon n+4, ठीक. So total probability of drawing a white ball finally, that is 4/9
into total probability n plus 1 n plus 4 plus 5 by 9 into n upon n plus 4 which is equal to 29 by 45. 9 को कर देते हैं कैंसिल एंड न्यूमरेटर में ये हो जाएगा 4n plus 4 plus 5n. So 9n plus 4 अपॉन n plus 4 is 29 by 5 क्रॉस कर देते हैं. So ये हुआ 29 टाइम्स ऑफ n plus 4. ये है 29n और यहाँ पे है 45n. एक तरफ कर देते हैं. So we get 16n is equal to 29 into 4 minus 5 into 4. 4 हमने लिया कॉमन. So 29 minus 5 which is 24. यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है एंड वी आर लेफ्ट विथ n इज इक्वल टू 6. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट, इट सेज two numbers k1 and k2 are randomly chosen from set of natural numbers, then probability that the value of this is non-zero. इस तरह के क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस भी किया हुआ है, दो अयोटा रिलेटेड नहीं किया हुआ लेकिन नंबर्स के रिलेटेड हमने किया हुआ है. तो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स रिलेटेड बात हो रही है, होल नंबर्स हो जाए, इंटीजर्स हो जाए. वर्किंग स्टाइल क्या रहता है, अयोटा का अगर आप कोई भी नेचुरल पावर लेते हैं तो अयोटा पावर के की जो टोटल पॉसिबिलिटीज होती हैं, अगर के 4 से डिविजिबल है, 4 लैम्डा टाइप का है, इन दैट केस ये 1 देता है, राइट. के इज इक्वल टू 4 लैम्डा. अगर के का वैल्यू 4 लैम्डा प्लस 1 टाइप का होता है तो यह अयोटा देता है. अगर 4 लैम्डा प्लस 2 टाइप का होता है तो ये -1 देता है. 4 लैम्डा प्लस 3 टाइप का है तो ये माइनस अयोटा देता है. क्वेश्चन सेज हमें ये नॉन जीरो ही चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी आप बताएं. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि k1 एंड k2 की पॉसिबिलिटीज, अगर हम ऐसे चार्ट बनाएं कि k1 जो है वो 4 लैम्डा टाइप का है तो k2 4 लैम्डा प्लस 2 नहीं होना चाहिए, बस दैट्स इट. क्योंकि 1 को कैंसिल करने के लिए -1 की जरूरत पड़ेगी, हमें नॉन जीरो चाहिए. तो बाकी सब फेवरेबल है. इसका मतलब k2 4 लैम्डा टाइप का हो सकता है, 4 लैम्डा प्लस 1 टाइप का हो सकता है, 4 लैम्डा प्लस 3 टाइप का हो सकता है, राइट. तो इसकी 1 पॉसिबिलिटी तो इसकी 3 पॉसिबिलिटीज, मतलब 3 केसेस. ठीक. नेक्स्ट, अगर हम 4 लैम्डा प्लस 1 टाइप का k1 लेते हैं, इन दैट केस ये अयोटा है तो हमें ये वाला केस नहीं चाहिए, बाकी सब फेवरेबल है. सो 3 पॉसिबिलिटीज. अगर ये 4 लैम्डा प्लस 2 टाइप का है तो हमें ये वाला नहीं चाहिए, तो अगेन 3 पॉसिबिलिटीज. एंड 4 लैम्डा प्लस 3 के लिए भी 3 पॉसिबिलिटीज, राइट. तो फेवरेबल केसेस आर 3 into 4 which is 12 आउट ऑफ ए टोटल ऑफ. अगर हम इस तरह से कैटेगरी वाइज बात कर रहे हैं ना, डिस्कशन ऐसे ही कर रहे हैं, तो k1 की पॉसिबिलिटीज 4 है, 4 लैम्डा प्लस 1, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में डिस्कशन हुआ है. सो 4 into 4 ये कैंसिल हुआ एंड वी आर लेफ्ट विद 3/4. ठीक है. नेक्स्ट, it says 3 defective oranges are accidentally mixed with 7 good ones. 7 good है and 3 defective है. Okay, it is not possible to differentiate between them. 2 oranges are drawn at random from the lot. If x denote number of defective oranges, क्योंकि हमने 2 oranges को draw किया है, then the variance is what? So number of defective कितना हम draw कर सकते हैं? It could be 0, इट कुड बी 1, इट कुड बी 2, क्योंकि 2 ही ऑरेंजेस हमने ड्रॉ किया है. प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 0 डिफेक्टिव. इसका मतलब द 2 ऑरेंजेस दैट वी हैव ड्रॉन दे आर ऑल गुड वंस. सो 7c2 अपॉन 10c2. 1 डिफेक्टिव मतलब 3c1 into 7c1 अपॉन 10c2. 2 आर डिफेक्टिव, दैट मीन्स 3c2 10c2, राइट. वेरियंस क्वेश्चन इज आस्किंग, तो सबसे पहले हम एक्स पी लेंगे, एक्स स्क्वेयर पी लेंगे, राइट. हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है ना वेरियंस फाइंड करने के लिए, एक्स स्क्वेयर पी समेशन माइनस एक्स पी समेशन का स्क्वेयर, राइट. सो एक्स पी इज व्हाट, उसके लिए वैल्यूज निकाल लेते हैं. 7c2 विच इज 7 into 3, 5 into 9, सिंप्लीफाई कर लें. So 7/15. So ये वैल्यू आ गया है 7/15. प्रोबेबिलिटी इन सिंप्लीफाइड फॉर्म. ठीक. नाउ 3 into 7, 3 into 7 अपॉन 5 into 9.
ये कैंसिल हुआ, तो 7/15, 7/15 again. Then last 3, 3c2 is 3, this is 5 into 9, ये कैंसिल हुआ तो 1/15. ठीक, so xp is 0, x square p is 0. xp here is 7/15, x square p is also 7/15. xp here is 2/15 and this is 4/15. इसका समेशन आता है 9/15, 3 को हम कैंसिल कर देते हैं तो 3/5, और इसका समेशन आ जाता है 11/15. तो हमारा आंसर आ जाएगा 11/15, 11/15 है माइनस 3/5 का स्क्वायर, सो 9/25. ठीक, तो ये है 15, तो 5 into 3 है, तो एक काम करते हैं, इसको 3 टाइम्स करते हैं और इसको करते हैं 5 टाइम्स, तो हमारे पास आ जाता है 55 minus 27, which is 28, right? So 28 upon 75. Fine. Next, it says bag B1 contains 6 white, 4 blue balls. Bag 2 contains 4 white, 6 blue balls. Bag 3 contains 5 white, 5 blue balls. One of the bag is selected at random and a ball is drawn from it. If the ball is white, then probability that ball is drawn from bag 2. कितना डायरेक्ट है, सभी बैग के पास 10 balls are there, 6 white, 4 blue. सेकंड के पास है 4 white, 6 blue. थर्ड के पास है 5 white, 5 blue. रैंडमली एक बैग का सिलेक्शन हुआ, इक्वी प्रोबेबल है, कुछ भी एक्स्ट्रा मेंशन नहीं है, एंड इट सेज द बॉल ड्रॉन इज वाइट, वाइट बॉल इज ड्रॉन, सो प्रोबेबिलिटी इज 6/10 white, so 4/10 and this is 5/10. It says the ball is drawn from bag 2, मतलब इस ब्रांच को हमें वे करना है with respect to total. So 4/30, 30 तो सभी के पास होगा तो हम उसे रिमूव भी कर देते हैं. So it is 6 plus 4 plus 5, that is 4/15 direct. ठीक है, next. It says let S be set of all words that can be found by arranging the letters of the word. कोई repetition नहीं है. There are 6 letters, so 6 factorial words that we can frame in total. From the set S, one word is selected at random. The probability that the selected word will not have vowels in alphabetical order. ठीक है, तो vowels हमें alphabetical order में नहीं चाहिए, तो एक काम करते हैं, vowels in alphabetical order में डाल देते हैं. वो वर्ड्स कितने होंगे ये फाइंड कर लेते हैं, एंड 1 माइनस दैट प्रोबेबिलिटी विल गिव अस प्रोबेबिलिटी ऑफ वावल्स नॉट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तो ए एंड ई है, राइट, और वैसे भी आप डायरेक्टली भी से कर सकते हैं, 2 ही वावल्स है हमारे पास, तो ए ई आएगा या ई ए आएगा, राइट. सो 1/2 प्रोबेबिलिटी आ जाएगा आउट ऑफ द टोटल. सो आप डायरेक्टली भी आंसर कर सकते हैं, आंसर विल बी 1/2, लेकिन अगर आप लिख के करना चाहें तो इन दैट केस 1 माइनस the vowels are in alphabetical order, so A, E. ठीक, we have 6 places, उनमें से कोई 2 places को हम चूज करेंगे और उन 2 places पे हम A and E को अरेंज कर देंगे. So it is 6A2 and remaining letters into 4 places, they can be arranged in 4 factorial ways upon 6 factorial, right. This is 1 minus 6A2 is 6 factorial upon 2 factorial into 4 factorial. 4 factorial ऑलरेडी है, 6 factorial डिनोमिनेटर में है, इस तरह से सब कुछ कैंसिल हुआ, तो 1 minus 1/2 is. ठीक है, नेक्स्ट. A and B alternately throw a pair of dice. A wins if he throws a sum of 5 before B throws a sum of 8. B wins if he throws a sum as 8 before A throws sum as 5. The probability that A wins if A makes the first throw. ऐसे क्वेश्चंस हम करते आए हैं, न्यू नहीं है. इट्स प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस. ठीक है, तो हो सकता है ए को फर्स्ट ट्रायल में ही सक्सेस मिल गया, और सक्सेस फॉर ए मीन्स सम एज 5. तो सम एज 5 कितने तरह से आ सकता है, 1 with 4 एंड इस तरह से 4 with 1, राइट. तो 4 पॉसिबिलिटीज आते हैं, 1 4 2 3 3 2 4 1. सब कुछ लिस्ट डाउन करने की जरूरत ही नहीं है, बस ये केस इसका रिवर्स केस. ठीक है, कितने पॉसिबिलिटीज हो गए, 1 से लेके 4 तक में 4 पॉसिबिलिटीज.
तो इसके सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी है 4/36 एंड फेलियर की प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो वो आ जाएगा 8/9। ठीक, और इसके लिए 8 मतलब 2 and 6, 6 and 2 कितने केसेस हो गए? 5। सो 5/36 एंड फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 31/36। ठीक है, अगर ए विन कर रहा है तो हो सकता है वो फर्स्ट थ्रो में ही विन कर जाए, तो 1/9। अगर फर्स्ट उसके लिए फेल्यूर आया तो उस केस में बी के लिए भी, क्योंकि डाइस पास ऑन होगा, तो बी के लिए वो फेल्यूर ही आना चाहिए, मतलब 31/36। उसके बाद डाइस ए के पास मूव करना चाहिए और ए के पास सक्सेस आ जाना चाहिए। तो उस केस में सबसे पहले फेल्यूर फॉर ए, देन फेल्यूर फॉर बी, देन फेल्यूर फॉर ए, देन फेल्यूर फॉर बी। दोनों राउंड फेल्यूर हो गया, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट राउंड में ही सक्सेस हो गया। यहाँ पे फर्स्ट राउंड दोनों के लिए फेल्यूर, फिर ए के लिए सक्सेस। यहाँ पे 2 राउंड कंप्लीट फेल्यूर एंड देन ए के लिए सक्सेस, राइट। तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज आ जाएगी एंड क्लियरली इट इज ए जीपी। तो इसका सम आ जाएगा a/1 माइनस कॉमन रेशियो विच इज 8/9 इंटू 31/36। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, नेक्स्ट it says A, which is a square matrix of order 2. Entries are 0 or 1. E be the even that A is an invertible matrix, मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए। नया नहीं है, पहले भी इस तरह के बहुत क्वेश्चंस हम करते आए हैं। 0 and 1 एज एलिमेंट्स एंड सेकेंड ऑर्डर का है, तो बच्चा 0 and 1 को लेके अगर हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या आ सकती है? या तो 0 0 0 1 1 0 1 1 इसी तरह के नंबर्स होंगे। तो ये या तो हमें 0 देगा या 1 देगा। उसी तरह से इन दो एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट ए बी सी डी लाइक दिस। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट होगा 0 0 के लिए 0 आएगा, 0 1 के लिए 0 आएगा, 1 0 के लिए 0 आएगा, 1 1 के लिए 1 आएगा। यही पॉसिबिलिटी है। तो अगर हम इस डिटर्मिनेंट वैल्यू की बात करें तो 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 आएगा, 0 माइनस 1 करेंगे तो -1 आएगा, 1 माइनस 0 करेंगे 1 आएगा, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आएगा। मतलब जो डिटर्मिनेंट की पॉसिबिलिटीज है, डिटर्मिनेंट वैल्यू की पॉसिबिलिटी है, वो इसके अलावा और कोई है नहीं। एंड क्वेश्चन सेज कि हमें उसे इन्वर्टेबल ही बनाना है। इन्वर्टेबल बनाने के लिए हमें डिटर्मिनेंट वैल्यू या तो ये चाहिए या तो ये चाहिए। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दे जब ये डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 बन रहा है, या तो इन दोनों केसेस को सम अप कर ले। दोनों में कोई ज्यादा मेहनत होने वाला है नहीं, तो मैं समिंग अप से ही बता देती हूँ। अगर हमें -1 चाहिए डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो वेरी क्लियर कि जो AD का वैल्यू है ना वो 0 आना चाहिए और BC का वैल्यू 1 आना चाहिए। BC 1 तब होगा जब B and C दोनों 1 हो, राइट। तो एक तरह से ये चीज अचीव हो सकता है, BC का वैल्यू 1 एंड AD का वैल्यू 0 0 0 0 1 1 0, 3 तरह से ये अचीव हो सकता है, राइट। उसी तरह से अगर हम वैल्यू 1 चाहते हैं, डिटर्मिनेंट वैल्यू टू बी 1, तो उस केस में ये 1 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 1 तभी होगा जब A एंड D दोनों 1 हो। एक तरह से हम A एंड D के बारे में डिसीजन ले सकते हैं, और BC का वैल्यू 0 बनने के लिए 0 0 0 1 1 0, राइट। 3 पॉसिबिलिटीज। सो 6 केसेस आर फेवरेबल आउट ऑफ ए टोटल ऑफ कितने आप इस तरह के मैट्रिक्स बना सकते हैं? 2 चॉइसेस 0 और 1, 2 चॉइसेस 2 चॉइसेस 2 चॉइसेस, मतलब 2 पावर 4 विच इज 16। आप 2 को कर दे कैंसिल एंड यू आर लेफ्ट विथ 3/8। ठीक है, नेक्स्ट। One die has 2 faces marked 1, 2 faces marked 2, 1 face marked 3 and 1 face marked 4. Okay, write down कर लेते हैं। One die has 2 faces marked 1, 2 ones are there and 2 faces are marked 2, 1 face is marked 3 and 1 face is marked 4. Perfect. And another die has 1 face 1, 2 faces 2, 2 faces 3 and 1 face 4. Okay, the probability of getting sum of numbers as 4 or 5 when both the dice are thrown together. तो 4 या 5 आ जाए तो एक काम करते हैं,
हो सकता है फर्स्ट में से 1 आया हो, तो सेकंड में से या तो 3 आ जाए या तो 4 आ जाए। अगर ये 2 है, इन दैट केस या तो सेकंड में से 2 आ जाए या 3 आ जाए। अगर ये 3 है तो ये 1 आ जाए या 2 आ जाए, और अगर ये 4 है, इन दैट केस ये 1 आ जाए, राइट। अब ये हो गया हमारे केसेस। इफ वी टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी नाउ, तो 1 आने के लिए फर्स्ट में तो 2 फेसेस आ गया, 2 आउट ऑफ 6, एंड 3 और 4 मतलब पुट टुगेदर 3 फेसेस, 3 आर फेवरेबल आउट ऑफ 6, करेक्ट। प्लस 2 आ जाए, 2 के लिए 2 फेसेस आ गया, सो इट इज 2/6 इंटू 2 और 3 दैट मीन्स 4 फेसेस आउट ऑफ 6। यहाँ 3 आने के लिए प्रोबेबिलिटी इज 1/6, 1 फेस इज फेवरेबल। 1 और 2 के लिए 3/6। 4 आने के लिए 1/6, एंड इसमें 1 आने के लिए 1/6, राइट। डिनोमिनेटर में 6 स्क्वायर तो सभी के पास है, दिस इज 6 and this was 8, 14, and this is 4, so 18 by 36, which is 1/2. ठीक है। Next, a board has 16 squares as shown in the figure. Out of the 16 squares, 2 squares are chosen at random. The probability that they have no side in common. तो बच्चा इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए we always do it as 1 minus दे हैव ए साइड इन कॉमन, क्योंकि 2 स्क्वायर अगर आप चूज करोगे तो एक से ज्यादा साइड तो कॉमन आ ही नहीं सकते, ठीक है। तो एक साइड इन कॉमन, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? फॉर दैट वो जो 2 स्क्वायर्स हैं वो या तो हॉरिजेंटली लोकेटेड एक दूसरे के पास होना चाहिए, एडजेसेंट स्क्वायर होना चाहिए, या तो वर्टिकली लोकेटेड होना चाहिए। अगर हम एक रो में बात करें तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ये और ये, तो 3 पॉसिबिलिटीज आते हैं एंड 4 सच रोज आते हैं। तो ये हुआ 3 एंड 4 सच रोज आर देयर। और अगर हम इसे अब वर्टिकली बात करें ना, ये बोर्ड एक स्क्वायर शेप का है ना, तो रो वाइज जितने पॉसिबिलिटी है कॉलम वाइज भी उतनी पॉसिबिलिटी होगा। तो एक कॉलम में 2 एडजेसेंट स्क्वायर का सिलेक्शन हम 3 वेज में कर सकते हैं एंड 4 कॉलम्स आ देयर, तो 12 पॉसिबिलिटीज। तो 12 + 12 यहीं पे हम लिख देते हैं एंड हमें 16 में से कोई 2 का सिलेक्शन करना है, तो 16C2 विच इज 8 × 15। अब इसे हम कर लेते हैं simplify, so answer is 4/5, ठीक। Next, 2 balls are selected at random 1 by 1 without replacement from a bag containing 4 white 6 black balls. Without replacement है, 2 balls are drawn. If the probability that the first selected ball is black, given that second selected ball is also black, is m/n, given that, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन दैट द सेकंड इज ब्लैक, फर्स्ट इज ब्लैक। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकंड इज ब्लैक एंड अपॉन प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड इज ब्लैक। इसका मतलब फर्स्ट वाला या तो व्हाइट हो सकता है या ब्लैक हो सकता है, तो व्हाइट ब्लैक और ब्लैक ब्लैक, सिंपल। अब प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट इज ब्लैक, तो हमारे पास टोटल 6 ब्लैक बॉल्स आ देयर, 6 आउट ऑफ 10 एंड विदाउट रिप्लेसमेंट है, ध्यान देना। सेकंड इज ब्लैक, अब हमारे पास 5 ब्लैक है लेकिन टोटल 9 बॉल्स आ देयर अपॉन white and black, so 4/10 and black balls अभी हमारे पास 6 ही हैं out of 9, then black तो वही है जो न्यूमरेटर में हमने लिखा हुआ ही है, which is 6 × 5 अपॉन, ठीक। इस 90 को हम कर देते हैं कैंसिल, 6 का प्रेजेंस सभी टर्म के पास है, उसे भी हम कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा और यहाँ पे 6 को हमने कर दिया कैंसिल, ठीक है। सो 5/9। Question says m + n is what? 5 and 9, so it is 14. ठीक। Now, last question. A coin is tossed 3 times. Let x denote number of times a tail follows a head. A tail follows a head, मतलब head tail कितनी बार उसमें आएगा, और एक कॉइन को हमने 3 टाइम्स टॉस किया है। तो अगर आप टाइम
वेस्ट नहीं करना चाहते या किसी एक्स्ट्रा एनालिसिस पे नहीं जाना चाहते हैं, तो एक कॉइन को जब हम 3 टाइम टॉस करते हैं ना, तो टोटल पॉसिबिलिटीज को जो बन सकते हैं वो अगर आप लिस्ट डाउन भी कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा कोई मेहनत नहीं लगेगा, या आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं। ये हो गया एच टी टी एंड देन टी एच एच टी एच टी 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 एच एंड टी टी टी। ठीक, तो नंबर ऑफ टाइम्स ये पर्टिकुलर चीज, ये स्ट्रिंग हमें दिखे तो यहाँ पे 0 टाइम्स है, एच टी एक बार है, एच टी एक बार है, एच टी एक बार है, एच टी 0 टाइम्स है, एच टी वंस, एच टी 0 टाइम्स, एच टी 0 टाइम्स। इस लिस्ट में 1 या 0 ही आ रहा है, इसका मतलब जो x की पॉसिबिलिटीज है वो 0 और 1 है। तो सबसे पहले हम x एंड t को लेके टेबल बना लेते हैं। तो x are 0, probability is 4 out of 8, 1/2, x is 1, it is 1/2। हमें चाहिए वेरिएंस एंड मीन दोनों, तो xp एंड x स्क्वायर p। ठीक, तो xp का वैल्यू इट इज 0 0, x का वैल्यू 1 है, तो हम xp ले या x स्क्वायर p ले, दोनों यही है, राइट। सो मीन value is 1/2 and this is x square p summation which is 1/2 minus mean का square, so it is 1/4। ठीक, तो ये है 1/4, mu है 1/2, तो ये है 3/4, 16 into 3/4, 4 हुआ कैंसिल, ये है 64 हो गया, ध्यान देना, तो यहाँ रह जाता है 16, तो 16 into 3 that is 48। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी है पर्टिकुलर जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, जो हमारे मेजॉरिटी उसी पे ही है, उसमें थोड़ा सा राइटिंग जरूर इन्वॉल्व होता है, मीन वेरिएंस उनके कैलकुलेशन में, बट दे आर एक्सट्रीमली स्कोरिंग सेक्शन और बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व नहीं होता, तो ये क्वेश्चंस तो छोड़ने वाले नहीं होते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट बेटा, वी आर क्लोजिंग इट हियर।